आइए आज हम लोग रिडक्स रिएक्शन चैप्टर में 5वां क्वेश्चन करेंगे। 4 तक हमने कर लिया था, लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या को लेकर के मतभेद थे। तो आपको बता देते हैं कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या HOF में +1 ही होती है और H की यहाँ पर -1 हो जाएगी। तो इस ऑक्सीजन की 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो न्यूट्रल +1 और -1 जोड़ेंगे तो 0 आएगी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर फ्लोरीन की +1 है, वैसे -1 होती है, परंतु प्रैक्टिकल के द्वारा प्रयोगों द्वारा ये पता लगाया गया कि जो HOF है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीकारक है। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीकारक है, यानी दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा तो खुद का चयन करना होगा। तो अब फ्लोरीन की +1 से घटाना होगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन की +1 ऑक्सीकरण संख्या होगी। ये बात निकल करके सामने आई है। यहाँ पर देखिए, हमने नेट में भी सर्च किया है, तो नेट में लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन HOF इज एन एक्सेप्शनल केस। तो यह एक अपवाद है, ऐसा होता नहीं, परंतु यहाँ पर फ्लोरीन में है कि फ्लोरीन सोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो फ्लोरीन है हमारी यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, विच इज प्रोवाइड बाय द फैक्ट दैट HOF इज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इस बात से सिद्ध होता है क्योंकि HOF जो है हमारा ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इफ F बराबर -1, H बराबर +1 एंड O इज गिवन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम हाइड्रोजन की +1, फ्लोरीन की -1 और ऑक्सीजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे तो हम इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि HOF हमारा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये एक्सप्लेन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमें फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 माननी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तो इसको नोट कर लीजिए कि इन HOF ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज +1 ब्रैकेट में एन एक्सेप्शनल केस लिख लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमको एक अपवाद मिला कि HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। कह रहा है H2SO5 Cr2O-2 तथा NO3- में सल्फर, क्रोमियम तथा नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। साथ ही इन यौगिकों की संरचना बताइए तथा हेत्वाभास यानी फलासी का स्पष्टीकरण कीजिए। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5 Cr2O7- 2 and NO3-। सजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स, काउंट फॉर द फलासी। तो कुल मिलाकर के हेत्वाभास का मतलब कि आभास हो रहा है, यानी झूठ और सही में भेद न कर पाना। ये एक तरह से झूठा आभास जिसको कह सकते हैं। फालासी मतलब कि फाल्स से मिलता जुलता यानी झूठे से। तो कह रहा है इन यौगिकों की संरचना बताइए तथा हेत्वाभास यानी फलासी का स्पष्टीकरण कीजिए। तो देखते हैं। तो H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निम्न संरचना की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए पहले ऐसे निकाल लेते हैं, फिर संरचना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए H2 में H की +1 होगी और 2 हैं, सल्फर की निकालना है तो X मान लिया, ऑक्सीजन की -2 और 5 हैं, तो यहाँ पर 2 × +1 प्लस सल्फर की निकालना है X प्लस 5 हैं 5 और -2, तो ये आ गया बराबर 0 लिखेंगे क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई +8, जो कि गलत है, इसीलिए हेत्वाभास लिखा है फल्लासी। मतलब कि अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो हमें ऑक्सीकरण संख्या गलत मिलेगी, क्योंकि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 हो सकती है। हमने आपको बताया था कि जब हम आवर्त सारणी देखेंगे पीरियाडिक टेबल, तो उसमें जो उसका वर्ग है, ग्रुप है, उसकी संख्या से ज़्यादा उसकी ऑक्सीकरण नंबर नहीं हो सकती। तो सल्फर हमारा 6वें ग्रुप में है, तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऑक्सीजन के साथ आता है। तो यहाँ पर 8 आ रही है, इसका मतलब ये गलत है। तो अब हम संरचना पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 की संरचना लिखेंगे, तो सल्फर चूँकि 6वें वर्ग में है तो इसका 6 बैलेंस बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन भी 6वें में है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -2 के फॉर्म में रहता है। तो ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपना अष्टक कंप्लीट कर ले, 6 को 8 कर ले, तो ये 2 बॉन्ड शो करता है। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के भी 2, इस ऑक्सीजन के भी 2, इस ऑक्सीजन के भी 2, और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होता है, तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन का हो गया। तो इस प्रकार से ये संरचना है H2SO4 की। अब इस संरचना के आधार पर हम सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ 2 ऑक्सीजन परमाणु परऑक्साइड बॉन्ड में जुड़े हैं, परऑक्साइड बॉन्ड में 2, ये डबल बॉन्ड जो होता है उसे ऑक्साइड बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड इसको परऑक्साइड बोलते हैं। तो ये जो बॉन्ड है हमारा इस ऑक्सीजन के बीच में, ये परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1। अगर ये बात आपको पता चल जाए तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए परऑक्साइड की -1 लिखना पड़ेगा। तो इधर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 + 1 कर दिया, प्लस सल्फर की निकालना है तो X कर दिया, प्लस यहाँ पर सल्फर की प्लस 1 2 3 ऑक्सीजन हमारे ऑक्साइड हैं, तो 3 में -2 होगी तो -2 का गुणा कर दिया, प्लस ये जो 2 एक साथ जब 2 ऑक्सीजन आते हैं तो इसको परऑक्साइड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ इसको परऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर परऑक्साइड है तो 2 इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है -1 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सही चीज़ निकल करके आएगी। तो यहाँ पर देखिए x बराबर +6 आ गया। अब ये हमारा क्लियर है कि जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 है। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ देखते हैं Cr2O5 -2 से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसकी निकालना है उसकी x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन 5 है तो 5 और -2 है तो ब्रैकेट में -2 कर देंगे, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो यहाँ पर 2 कर दिया = 0। तो यहाँ पर x बराबर आ गया +10। अब 10 क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती, अतः यह संभव नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती कर दिया है, ये -2 लगा है तो यहाँ 0 की बजाय -2 होना चाहिए था, ये थोड़ा गलत लिखा है। तो यहाँ पर -2 हो जाता तो ये 10 में 2 जाते तो ये आ जाता हमारा 8, तो प्लस का 8 होना चाहिए। यहाँ इसको इस तरह लिखना चाहिए था, इसकी जगह -2 होगा, क्योंकि यहाँ पर -2 है, जब पावर होता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर 10 में -2 घट जाएगा तो +8 आएगा। तब भी देखिए
सही नहीं है। क्रोमियम की हमने पढ़ा है +6 होती है। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप होता है, तितली की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। आप लोग याद रखिए, डायरेक्ट पूछ भी लेता है बटरफ्लाई शेप। तो देखिए क्रोमियम के साथ एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा है, बाकी ये सारे ऑक्सीजन हमारे सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। तो इस ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड हो गया, इस ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड, इसका भी 2 बॉन्ड, इसका भी 2 बॉन्ड, और क्रोमियम के 2 2 4 2 6 बॉन्ड। तो अब अगर हम निकालेंगे तो क्रोमियम का निकालना है तो x मान लिया प्लस ऑक्सीजन ये 4 है। देखिए 4 ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ये सिंगल बॉन्ड है इस तरह से, इसका मतलब ये परऑक्साइड बॉन्ड है। तो इन 4 में -1 के ऑक्सीकरण संख्या के रूप में ऑक्सीजन रहेगी, तो -1 कर दिया, प्लस एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो इसके साथ -2 रहेगा। तो ये हो गया 0। सॉल्व किया तो x बराबर आ गया +6। तो जो हमें +8 निकल के आ रहा था हकीकत में वो +6 है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें स्ट्रक्चर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमें संरचना नहीं पता है तो हम जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में सही ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएं। अब देखिए यहाँ पर NO3 माइनस में N की ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसकी निकालना है उसकी x मान लेंगे। तो x मान लिया +3 इंटू ऑक्सीजन 3 है तो -2 कर दिया, ऊपर पावर में -1 है तो बराबर -1 कर दिया। जैसा यहाँ -2 होना चाहिए था, गलत किया था तो हमने इसको सही कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 आ जाएगी, जबकि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 यहाँ पर होगी, क्योंकि इसको अब स्ट्रक्चर बनाया जाए तो बात ये क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो संरचना बनाई गई है इससे बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिए संरचना बनाया है, तो संरचना बनाते समय इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए, और इस जो निगेटिव चार्ज है हमने बताया था FON, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, तो ऑक्सीजन चूँकि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रखेगी, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। अब चूँकि नाइट्रोजन 5वें वर्ग में है तो 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 5 बॉन्ड हमको दिखाना है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शामिल हो सकते हैं। तो ये इसको ऐसे बनाइए, ये अब ये ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह, यानी 2 नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीजन के। यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह उल्टा हो गया, इस तरह बनाइए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इधर देखते हैं नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर है, ये निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए अब ये जो ऑक्सीजन बची है तो नाइट्रोजन के अभी 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी खुद के बचे हुए हैं। तो जो खुद के बचे हुए हैं तो ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो रहे हैं, तीर इधर को लगाया। तो इस प्रकार से जब संरचना बनेगी तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 6वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश वाली बुक में नाइट्रोजन की +5 होगी, इस ऑक्सीजन की -1, एक माइनस है, इसकी -2 -2, तो -2 -2 -1 -5, इसको बैलेंस करने के लिए ये +5 होगा।
और एक निगेटिव चार्ज ये लगा हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्रोमियम की +6 है, इसकी -2 -2 -2, ये -1 है, ये -1 है, यहाँ पर -2 -2। देखिए हिंदी वाली में CrO5 -2 है, काफ़ी गलतियां रहती हैं। Cr2O7 -2 लिखना चाहिए, तो इन्होंने CrO5 -2 का लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, ये भी हमने सीख लिया। और यहाँ पर Cr2O7 का है, तो 2 Cr हैं, तो उनके बीच में एक ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन निगेटिव रखेगी क्योंकि 2 निगेटिव हैं। इधर वाले -2 -2 और ये -1 -1 रहेंगे क्योंकि एक निगेटिव इनके दोनों के ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। यहाँ देखिए ये +6 हो जाएगा क्योंकि ये 2 2 2, तो ये हमारा +6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर कुछ मिस्टेक कर रहा है, इसका -2 इसका -2 इसका -2, तो 6 और एक ये 7, तो ये +7 होना चाहिए, इसका भी +7 होना चाहिए। 2 2 4 2 6 1 7, इसका देखिए +6 ही होगा क्योंकि हम इसको दोनों तरफ गिन करके गलती कर रहे हैं। इधर भी गिन ले रहे हैं और इधर भी गिन ले रहे हैं, तो पूरे ऑक्सीजन का गिनिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 निगेटिव है तो 12 पॉजिटिव होना चाहिए। तो 6 पॉजिटिव क्रोमियम के साथ रहेंगे, 6 पॉजिटिव इस क्रोमियम के साथ रहेंगे। तो कुल मिला के क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +6 हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड, यानी मरकरी जो है Hg, उसमें जो पावर होना चाहिए वो +2 होना चाहिए। ये जो ब्रैकेट में लिखेगा वो उसका मतलब है कि उसमें ये पावर रहेगी। तो एक एक का देखते हैं। मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड, तो इन यौगिकों के सूत्र हमको लिखना है। तो देखिए मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड, तो Hg की +2 स्टेट रहेगी और क्लोराइड आयन हमारा Cl- होता है, तो 2 जोड़ देंगे तो -2 इधर हो जाएगा, +2 इधर, तो क्या हो जाएगा HgCl2, हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड हो जाएगा सेकंड। अब आगे आ जाता है निकिल सल्फेट। तो निकिल सल्फेट में Na+2 के फॉर्म में है, यहाँ ब्रैकेट में 2 लिख दिया है। तो अब सल्फर जो सल्फेट है हमारा SO4 -2 आयन जो होगा, इसका -2 होगा, निकिल का +2 होगा, तो NiSO4 हमारा निकिल सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा। अब टिन ऑक्साइड, अब टिन में हमारा जो टिन है उसकी +4 स्टेज में हमारी चार्ज रहेगा, यह ऑक्सीकरण संख्या कह सकते हैं। तो +4 इधर होगा और ऑक्सीजन का -2 होता है और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये +4 और -4 न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, SnO2। अब थैलियम सल्फेट, थैलियम में जो हमारा थैलियम होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी, या यूँ कहें चार्ज +1 होगा। अब थैलियम को Tl लिखते हैं। अब सल्फेट में -2 होता है और ये +1 है, तो जाहिर सी बात है कि इसको 2 करना पड़ेगा, तो थैलियम के 2 आइटम हमको लेना पड़ेगा। तो Ti या Tl2SO4 इसका थैलियम का फार्मूला हो जाएगा।
आयरन सल्फेट, अब आयरन के Fe+3 के फॉर्म में रखना है इसको, तो सल्फेट SO4 का -2 होता है और इधर 3 रखना है, तो ये प्लस का 3 पावर में रखना है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 का गुणा कर देंगे। इधर पावर में 2 रहेगा तो इधर 3 का गुणा करेंगे, तो इधर 2 रहेगा तो 3 का गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गया। इधर 3 पावर में रहेगा तो 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गया, तो इधर +6 हो गया, इधर -6 हो गया। तो आयरन सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Fe2SO4 का होल थ्राइड। अब आयरन थर्ड है तो थर्ड यहाँ पर लिख दिया। ऐसे हमें यौगिकों के सूत्र लिखना है। अब देखिए आगे आ जाता है क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, तो क्रोमियम Cr+3 के फॉर्म में रहेगा। अब ऑक्सीजन के पास -2 होता है, 3 है तो -6 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि Cr के पास 3 होंगे, तो इसको भी +6 करना है, तो Cr के 2 आइटम लेने पड़ेंगे। तो Cr2 किया, इसमें +3 रहेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें -2 रहेगा तो 3 दूनी -6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूले लिखते हैं। अब अगला आ जाता है क्वेश्चन 7 नंबर, कह रहा उन पदार्थों की सूची तैयार कीजिए जिनमें कार्बन -4 से +4 तक की तथा नाइट्रोजन -3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो देखते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें कार्बन -4 से +4 तक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है निम्न है। जैसे मीथेन, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 और ऑक्सीकरण संख्या कार्बन की कितनी होगी, -4, क्योंकि हाइड्रोजन +1 होगा तो कार्बन -4 होना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है तो +4 होगा तो कार्बन को -4 होना पड़ेगा। मीथेन C2H6, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला बना लिया जाए, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता 4 होती है, तो 1 2 3 4 बना दिया, इसकी भी 1 2 3 4 बना दिया। हाइड्रोजन की 1 होती है तो सब में 1 ही है। अब यहाँ पर ये +1 हो गया, 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 तो इसको -3 होना पड़ेगा, इसको भी -3 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर एक कार्बन की बात करें तो -3 ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब आगे देखते हैं एथीन, तो ये इसका फार्मूला होगा इस तरह, कार्बन की 4 होना चाहिए बैलेंसी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की 1 होना चाहिए, तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। अब ये +1 +1 +1 +1, तो ये -2, ये -2, तो -2 हो जाएगी। एथाइन, तो एथाइन का फार्मूला होता है ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, 1 H और 1 H, तो यहाँ पर 3 1 4 कार्बन की पूरी हो गई, 3 1 4 कार्बन की पूरी हो गई। हाइड्रोजन की 1 है, हाइड्रोजन की 1 है, यहाँ पर +1 +1, तो इसकी -1, इसकी -1, तो -1 ऑक्सीकरण संख्या हो गई। तो इस प्रकार से हम सारी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब डाइक्लोरोमीथेन, अब डाइक्लोरोमीथेन में क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, डाइक्लोरोमीथेन एक ही सी है, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 क्लोरीन हो जाएंगे इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन हमारा +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। क्लोरीन हमारा -1 शो करता है, तो -1 देखिए फोन के बाद क्लोरीन ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसलिए ये भी माइनस रखेगी। तो +1 2 हो गए, -1 2 हो गए, तो इसको 0 होना पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या
0 होगी। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते चले जाते हैं। अब क्लोरोफार्म आ गया CHCl3, तो CHCl3 +1 -1 -1 -1, इसको +2 होना पड़ेगा, तो माइनस के 3 हो गए, प्लस के भी 3 हो गए, तो कार्बन की कितनी हो गई? +2। ऑक्जेलिक एसिड की देखें तो ऑक्जेलिक एसिड COOH, ये हो गया हमारा सूत्र। तो COOH का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। अब इसको फिर से अलग से बनाते हैं, घना हो गया, तो COOH इस तरह नहीं बनेगा, फिर कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी। इस तरह बनाइए, ऑक्सीजन की 2 यहाँ भी पूरी है, 2 यहाँ भी पूरी है, कार्बन की 2 2 4, कार्बन की 2 2 4, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1 1। इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा सही है। हम हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 -2 -2 -2 +1, तो -2 से +2 घटा ख़त्म कर दीजिए, तो 6 निगेटिव हो गए, तो 6 पॉजिटिव होना चाहिए, तो +3 इसका हो जाएगा, +3 इसका, +3 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। इस तरह से सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब देखिए CCl4 आ जाता है, CCl4 आ जाता है, तो C में Cl 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 Cl, Cl की -1 -1 -1 -1, 4 -1 है, तो इसकी +4 होना चाहिए, +4 होगी तो न्यूट्रल हो पाएगा, तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से सारे कंपाउंड की हम ऑक्सीकरण स्टेट निकाल सकते हैं। अब देखिए फिर सेकंड में पूछ रहा है कि वे पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था संख्याएं -3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था होती हैं निम्न है। तो -3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगी, तो पदार्थ, सूत्र और ऑक्सीकरण अवस्था। तब यहाँ पर देखिए NH3 है, तो इसमें H की +1 होती है, 3 H हैं तो +3 होगी, तो नाइट्रोजन को -3 होना पड़ेगा। हाइड्रोजीन हो गई हमारी N2H4, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन +1 स्टेट में रहेगी, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की भी, हाइड्रोजन की +4, तो नाइट्रोजन की -4 होना पड़ेगा, और 2 नाइट्रोजन है तो एक की -2 होगी, दोनों की -4 तो एक की -2। यहाँ पर डाई नाइट्रोजन हाइड्राइड है N2H2, तो इसकी अगर देखें तो हाइड्रोजन की एक की +1 तो 2 की +2, तो इधर -2 होना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन की -2 तो एक की -1। यहाँ पर नाइट्रोजन स्वतंत्र अवस्था में तो 0 हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड में N2O की, ऑक्सीजन की -2, तो 2 नाइट्रोजन की +2, तो एक नाइट्रोजन की +1। ध्यान दीजिए FON, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन -2 रखेगा, तो ये +2 होगा, 2 नाइट्रोजन का +2 तो एक नाइट्रोजन का +1। आगे देखते हैं, यनो में नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं यनो को, तो यनो में इसकी -2 होगी तो इसकी +2 होगी। अब N2O3 में डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो इसकी एक की -2 तो 3 की -6 हो जाएगी, तो 2 नाइट्रोजन की +6 होगी, तो एक नाइट्रोजन की +3 हो जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हो गया, 2 ऑक्सीजन की -4 हो जाएगी, तो एक नाइट्रोजन की +4 होना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग सारे आंसर निकालते हैं।
अब आगे देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका तो हो गया। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की 5 ऑक्सीजन की -10 होगी, तो 2 ऑक्सीजन की +10 होना पड़ेगा। 2 नाइट्रोजन की +10, तो एक की +5 हो जाएगी। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन, कह रहा है अपनी अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही रूपों में क्रिया करते हैं, जबकि ओजोन क्या नाइट्रिक अम्ल केवल ओजोन और नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक के रूप में ही क्यों, ये हमको बताना। तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी SO2 और H2O2 ये ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्सिंग दोनों प्रकार का एजेंट का काम करते हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन इनमें दोनों होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एवं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में सल्फर तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ या घट सकती है, अतः दोनों ऑक्सीकारक एवं अपचायक के रूप में होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो कंपाउंड अपना ऑक्सीकरण संख्या जैसे H2O2 और SO2 में, इसमें ऑक्सीजन और इसमें सल्फर अपनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा सकती है तो ऑक्सीकरण होगा, घटा सकती है तो अपचयन, तो दोनों का काम करेगी ऑक्सीकरण और अपचयन का, अतः दोनों ऑक्सीकारक एवं अपचायक के रूप में होते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या केवल घटती है, अतः यह ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह ओजोन में ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, यानी खुद का अपचयन होगा, यानी खुद अपनी घटा रही है तो दूसरे की बढ़ा देगी, तो बढ़ाने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, यानी दूसरे के लिए ऑक्सीकारक का काम करती है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। तो इसी प्रकार नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 है, जो केवल घट सकती है, अतः यह ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो अपनी घटा लेगा तो दूसरे की बढ़ाएगा, इसलिए ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना कि जहाँ दोनों प्रकार की होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों का काम करता है, और जहाँ केवल घट सकती है तो वो दूसरे की बढ़ा सकता है तो ऑक्सीकारक का काम करेगा, और जहाँ केवल बढ़ सकती है तो दूसरे की घटा सकता है, यानी केवल अपचायक का काम करेगा। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब ये 9वां क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।